नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अप्रैल के महीने में कुछ बात है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की 121वीं जयंती थी। उससे पहले 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की 150वीं जयंती मनाई गई। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। प्राइवेट स्कूलों में गरीब तबके के बच्चों को 25% आरक्षण संवैधानिक है। इन तीनों का जिक्र इसलिए किया ताकि आरक्षण की विकास यात्रा को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जा सके। 20वीं सदी के शुरू में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जब आरक्षण लागू हुआ, तब से लेकर आज तक आरक्षण सामाजिक विकास का सबसे बड़ा नीतिगत औजार बना हुआ है। मगर इस विकास यात्रा में आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन के इतने सारे रूप नजर आते जा रहे हैं कि अब आरक्षण जातिगत दायरे से निकलता जा रहा है। हम आरक्षण के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन में सभी जाति धर्म के गरीबों को 25% आरक्षण क्या इस पूरी बहस को नए सिरे से बदल सकती है? क्या आरक्षण अब जाति से निकलकर मजहब और वहां से निकलकर वर्ग की तरफ जा रहा है? आरक्षण की राजनीति ने इसे अब लैपटॉप और साइकिल बांटने जैसा कार्यक्रम बना दिया है। दुनिया में कोई भी ऐसी नीति नहीं रही जिसने इतने कम समय में इतने बड़े सामाजिक तबकों को आगे लाने का काम किया। हालांकि क्या कभी ठीक से इसकी कामयाबी का मूल्यांकन नहीं हुआ। दलितों को लाभ तो हुआ, मगर आदिवासियों को नहीं हुआ, कम हुआ। आरक्षण के विरोध के बाद भी इस तथ्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। क्या आरक्षण की सफलता के कारण ही इसके नए नए रूप खोजे जा रहे हैं? एक नजर डालते हैं कि कितने तरह के आरक्षण हो गए हैं। क्या आरक्षण का नौकरियों में, शिक्षा में जाति के आधार पर आरक्षण है? सरकारी खरीद और ठेकों में दलित उद्यमियों को देने की बात हो रही है और कई जगह दिया गया है। उच्च शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है। निजी कंपनियों में दलितों को आरक्षण देने की मांग हो रही है। अगड़ी जाति को गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की मांग हो रही है। पिछड़े दलित मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग हो रही है। संसद में महिला आरक्षण की मांग है। पंचायत और निगमों में महिला आरक्षण 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा चुका है। आरक्षण के भीतर जातियों की अदल बदल की मांग है। राज्य के निवासी के आधार पर आरक्षण है। एडमिशन में एनआरआई के बच्चों को आरक्षण दिया गया है। नौकरियों में खेल कोटा है। कई अन्य आधार पर दिए जाते रहे हैं आरक्षण। तो एक तरह से इसकी वैरायटी को भी देखिए तो इस तरह से क्या हम दलित, पिछड़े, महिलाएं इन्हें अब आरक्षण हासिल है, हम देख सकते हैं। एक नया आयाम जुड़ा है स्कूलों में एडमिशन से, वर्ग के आधार पर आरक्षण का। इससे पहले आर्थिक आधार पर अगड़ों के आरक्षण की मांग बीएसपी से लेकर बीजेपी तक करते रहे हैं। मुसलमानों के आरक्षण की मांग एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जो इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। इस बीच डिक्की जैसे दलित उद्यमियों के नए संगठन का जोर है कि सरकार अफर्मेटिव एक्शन को भी प्राथमिकता दे, दलित उद्यमियों को बढ़ावा दे ताकि वो भी नौकरी देने की स्थिति में आ सके, और दे भी रहे हैं। यह एक तरह का आत्मविश्वास हो सकता है। मगर मेरा सवाल यह है कि क्या अब सबको आरक्षण हासिल है? क्या आरक्षण ने अपना मतलब खो दिया है? एक सवाल और है कि क्या जाति में कुछ बदलाव हो रहा है? क्यों जाति के खिलाफ संघर्ष नहीं हो रहा है? क्यों जाति के नाम पर सुविधाएं मांगी जा रही हैं? इसमें सब अपनी अपनी हिस्सेदारी खोज रहे हैं। एक तरह से देखें तो आरक्षण बनाम आरक्षण है। बात करेंगे इसी पर हम लोग में। हमारे साथ हैं चंद्रभान प्रसाद, जिन्होंने दलित राइटर हैं, हाल ही में एक बड़ा काम किया है दलित उद्यमियों को समेटकर फिक्की की तरह एक संगठन बनाने का, जिसका नाम डिक्की है। अशोक अग्रवाल साहब हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को लड़ा है प्राइवेट स्कूलों का। और जितिन जैन, आरसी जैन साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। और वजाहत हबीबुल्ला साहब हैं, आप चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। मधु किश्वर जी हैं, सीएसडीएस से आप जुड़ी हैं, इनकी पत्रिका मानुषी, इनका संगठन एनजीओ, आप इनकी पहचान, अलग अलग पहचान है। जितिन जैन साहब हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ फॉर इक्वलिटी के। चंद्रभान, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लगा कि ये अवधारणा के स्तर पर आरक्षण की बड़ी जीत है, लेकिन एक सवाल मुझे उसकी गुंजाइश नजर आ रही है कि जो आरक्षण का मूल स्वरूप है वो डाइल्यूट हो रहा है, वो बदल रहा है। जी हाँ, आरक्षण का जो उद्देश्य था कि सोसाइटी को डिसेग्रीगेट किया जाए, यानी कि जिन तबकों को समाज से दूर रखा गया है, इम्प्योर कहा गया है, अछूत कहा गया है, आदिवासी कहा गया है, उनको अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ा जाए।
यह इसका मौलिक अर्थ था। लेकिन अब ये बदल रहा है, यह अर्थ अब उलट रहा है। उलट रहा है। सब मांग रहे हैं आरक्षण, सब मांग रहे हैं आरक्षण, पर इसमें एक मजे की बात है हाँ, दलितों के लिए कि इसके पहले दलितों को लोग कहते थे कोटा बुआ है, ये आरक्षण वाला है। अब सभी लोग इसी में आ रहे हैं, तो जो स्टिग्मा हमारे ऊपर लगा था वो धीरे धीरे खत्म भी होगा, सभी आरक्षण वाले हैं। पर हम इसको क्या इस तरह से देख सकते हैं कि आरक्षण अपनी प्रासंगिकता को खो रहा है? आरक्षण के साथ मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। जी हाँ। पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो एक विरोध जब किया गया था आरक्षण का, तो उसमें एक बात आई थी कि सबको मिलना चाहिए। हालांकि ज्योतिबा फुले ने भी कहा था कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा आप सबको दीजिए, है ना, वो 19वीं सदी की बात थी, लेकिन वो आज हो रहा है, वो अब हो रहा है। ये बढ़िया विकल्प नहीं है। देखिए, हमको तो याद है हाई स्कूल के समय से कि लोग कहते थे कि आरक्षण जो मिलता है दलितों को, आदिवासियों को, चलो ठीक है, कुछ न्याय मिले इनको, इनके साथ अन्याय हुआ है, पर मेरिट इससे प्रभावित होती है। जो लोग ये तर्क देते थे अब कहने लगे हैं कि नहीं, अपर कास्ट में भी गरीब हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब मेरिट की बात नहीं करते। अब मेरिट का जो डायलॉग है वो खत्म हो गया है। पर मैं एक और चीज जानना चाहता हूं जल्दी से कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 25% सीटें आप प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व कर दीजिए, जी, क्या ये रिजर्वेशन नहीं है? बिल्कुल आरक्षण है। और क्या ये भी मजाक है? बिल्कुल आरक्षण है और बिल्कुल मजाक है, क्योंकि आरक्षण की मूल धारणा के खिलाफ है ये। जिस व्यक्ति को कभी समाज से अलग नहीं रखा गया, वो आज ये कहे कि नहीं मुझे भी ये लाभ चाहिए। अरे क्यों लाभ चाहिए? आपको जब विक्टिम नहीं बनाया समाज ने, तो क्यों विक्टिम की एक परिभाषा ये भी हो सकती है जो दी जा रही है कि वर्ग के आधार पर भी हम विक्टिम होते हैं, अमीर और गरीब के बीच भी हम विक्टिम होते हैं। देखिए, फर्क ये है, हाँ, हमने बचपन में देखा है, अभी गांव में अभी भी होता है कि एक थाली को अगर एक डॉग चाट लिया तो थाली को धुल करके उसमें लोग खाना खा लेते थे, पर अगर अछूत उसको टच कर दिया तो कहते थे ले जाओ तुम ही, अब अपने घर ले जाओ। पर अपर कास्ट का गरीब अगर आके टच कर दिया तो क्या थाली फेंक देंगे? तो ये जो सिस्टम है, जो समाज में जो असंवेदनशील लोग हैं अभी भी है, हाँ अभी भी हैं कि अरे देखो, पहले तो कहते हैं आरक्षण बुरी चीज है, फिर बोलते हैं नहीं हम दलितों के साथ मिलते जुलते हैं। किन दलितों के साथ? जो आरक्षण द्वारा आगे बढ़े हैं। तो ये जो समाज में जिनको इम्प्योर, अनटचेबल आदिवासी कहा गया, उनके लिए आरक्षण था कि ये भी हमारे साथ आकर खड़े हो सकें। अब ठीक उसको उलट कर क्लास के बेसिस पर किया जा रहा है, जो एक मजाक है। मजाक। अशोक अग्रवाल साहब, हमें जानना चाहते हैं, आपने भी तो कुछ सोचा होगा कि ज्यादातर जो मांगे रही हैं वो इसी आधार पर होता है कि आप जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए, और उन्हीं को तमाम सामाजिक इंडिकेटर में पिछड़ा एक तरह से माना जाता है। वर्ग को आधार आपने क्यों बनाया? नहीं, देखिए, ये बड़ा लिबरल इसके अंदर रिजर्वेशन है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, और उसका एक कारण ये भी है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो सब लोगों का है, सब बच्चों का है, इक्वल राइट है, फंडामेंटल राइट, फ्री कंपलसरी एजुकेशन, और इंडिपेंडेंट राइट है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि उसका फादर जो है रिच है, पुअर है। दूसरा ये भी है कि जो हमारा सोशल जस्टिस का फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी ये इंडिकेट करता है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, और जमाने से पिछड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से मैं ये समझता हूं कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको हमें लाना चाहिए, और शायद हमें अगली 10 जनरेशन तक उनको जो है इस तरीके से रखना पड़ेगा। का आधार तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे संविधान में और राजनीति ने पहले जाति को ही उसका आधार नहीं, लेकिन आप अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट में आप देखेंगे, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। एक तरफ तो डिसएडवांटेज ग्रुप का है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, और उसमें छोड़ दिया है सरकार के ऊपर कि ऐड कर सकते हैं। कई जगह ऑर्फन बच्चों को लाए हैं, हैंडीकैप बच्चों को लाए हैं उसके अंदर, और दूसरा उन्होंने आधार रखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, जिसके ऊपर इनकम का लेवल रखकर जो है, और उनमें जो 25% बच्चों के जो एप्लीकेशंस होंगी वो सारी एक साथ डली जाएंगी। हो सकता है उसमें ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट आ जाए, हो सकता है ज्यादा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आ जाए, हो सकता है हैंडीकैप, तो एक ज्यादा लार्जर सेक्शन को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे लगता है कि कम से कम इसको हमें एक्सपेरिमेंट बेसिस पे देखना चाहिए, और इसमें इसके आने से जो एक उत्साह पैदा हुआ है, एक बदलाव की जो लहर आ रही है, उसको भी मुझे लगता है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मधु, आप क्लास के रूप में रिजर्वेशन को देखना चाहेंगी? चंद्रभान कहते हैं ये मजाक है, अशोक जी कह रहे हैं ये शुरुआत है एक प्रयोग की, इसलिए इसको मौका देना चाहिए। एक तबका है जो अनटचेबिलिटी बीमारी का शिकार था,
पर ये जो सारे, मैं कह रही हूँ, कोई भी समाज अपने प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिव क्लासेस को अगर नखिद करार करके उन्हें बैकवर्ड का ठप्पा लगा देता है परमानेंटली, ना कि उनके किस वजह से इतनी बदहाली आई, वीवर्स क्यों आज इतने बदहाल हैं, के आधार पर ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा व्यवहारिक है। चंद्रभान जी क्यों नहीं, जो आज बनारसी या कांजीवरम साड़ी बनाने वाला दिल्ली में आके साइकिल रिक्शा चलाता है, या फिर उसको रिजर्वेशन के नाम पर चपड़ासीगिरी या बाबूगिरी दी जाती है, तो उसके जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जो सेंचुरीज के दिए हुए देन है, ग्रेट सिविलाइजेशनल ट्रेजेडी। उनके बच्चों को, एक लोहार के बच्चों को मेटलर्जिस्ट बनाया जाता IIT में, तब तो आरक्षण का कुछ, क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किल्स है, जल्दी साहब कल उसका आपने उनको बाबूगिरी और क्लार्कगिरी और चपड़ासीगिरी की तरफ आप लेके जा रहे हैं। देखिए, एक सिद्धांत है कि कुछ लोग अपनी इच्छा से भी बैकवर्ड हो जाते हैं। उदाहरण दूं मैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा दलितों को, पूरे भारतवासियों को कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है इस देश में। ये सबसे बड़ी बेईमानी है हमारे देश के मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनना सीखिए ना। तो कहा कि अंग्रेजी शेरनी के दूध है, जो इसको पिएगा आगे बढ़ेगा। उत्तर भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ अभियान चला दिया, इतना बड़ा अभियान चला दिया कि स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर दिया लोगों ने, पूरा उत्तर भारत पिछड़ गया। आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग अंग्रेजी के बारे में इतनी बुरी बातें कहते हैं, अपने बच्चों को कहां पढ़ाते हैं? तो इसलिए जो आर्टिजन है, हम तो दलित लोगों को बोलते हैं, हम लोग, अम्बेडकर ने भी कहा आर्टिजन मत बनना, भैंस मत पालना, गाय मत पालना, सुअर मत पालना, बकरी मत पालना, क्योंकि इनका अक्षर से कंट्राडिक्शन है। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात जो नहीं करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और जो मैंने एक पूरी सूची पढ़ी जो आरक्षण की तरह तरह के वेराइटीज हैं। हाँ, एक क्लास के आरक्षण की शुरुआत हो रही है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अशोक अग्रवाल साहब। चंद्रभान कह रहे हैं ये मजाक है, आरक्षण को लोगों ने एक राजनीतिक हथियार बना दिया है। इसमें मुसलमानों के आरक्षण का भी मसला है। मैं प्रतिशत के झगड़े में नहीं जाना चाहता हूं। क्या ये अब ये रास्ता नहीं होना चाहता कि जब सबको आरक्षण चाहिए तो इसका एक ही उपाय है कि आरक्षण का आधार जाति से बदलकर अब वर्ग कर दिया जाए। जब हम स्कूल में स्वीकार कर सकते हैं गरीब और जाति दोनों को, इकोनॉमिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं और जो जातिगत रूप से जो पिछड़े हुए, दोनों को रिजर्वेशन देने के लिए, तो हम बाकी और संस्थाओं में क्यों नहीं कर सकते? विषय ये है, जो सामाजिक अन्याय के विक्टिम रह चुके हैं, जिनका जिक्र चंद्रभान जी ने किया था, उनके लिए तो आरक्षण है। उससे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आगे नहीं आ रहा कि अब उसको वो वोट डाउन कर दें या उसको हटा दें, उसको कम कर दें, और वो बार बार वो एक्सटेंशन मिलता रहता है। संविधान के अंदर वो है, हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आपने भी कहा कि कुछ उस पर प्रगति अवश्य हुई है ये रिजर्वेशन होने के नतीजे में, किंतु जितनी प्रगति होनी चाहिए थी अभी नहीं हुई है। इसी प्रकार से जो EWS है, जिनके लिए अब इंतजाम किया गया है, उसमें इसको लाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन किस कास्ट के हैं, किस क्लास के हैं, किस मजहब के हैं। अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो वो आए और अंग्रेजी बेशक पढ़ें और स्कूलों में दाखिला ले और फिर प्रगति करें। मेरे विचार में पर ये जो रास्ता आगे बढ़ता है वो जाकर आरक्षण की सोच को, राजनीतिक सोच को क्या किसी रूप में बदल पाता है क्या? अब ये है कि आरक्षण करने से ही, कि जब हम एक बार एजुकेशन में सबको बराबर का अवसर दे रहे हैं, बराबर कैसे होगा जब सरकारी स्कूल इतने नखिद हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभाती नहीं। सरकार अगर हाई क्वालिटी एजुकेशन दे चुकी होती 50 साल में, पिछले 50 साल में, तो कौन बच्चा पिछड़ा रहता? आप आरक्षण दीजिए और ये कह रहे हैं कि उसको मौका नहीं मिलता है, अगर उनको दे दिया जाए, किंतु इसमें आज दाखिला क्यों नहीं ले पा रहे हैं बच्चे इसमें दाखिला इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है वो फीस देने के लिए, तो अप्लाई भी नहीं करेंगे। उनके लिए अगर आरक्षण हो तो आरक्षण से नहीं, किंतु जो बच्चे इस वर्ग के हों उनको इस प्रकार की सुविधा दी जाए कि उनकी फीस कम की जाए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस देश का, जो आज दलितों के नेता बनने का ढोंग रचते हैं,
जो इस प्रकार के अल्पसंख्यकों के नेता बनने का ढोंग रखता है, आज वो सबसे बड़े दुश्मन अपने उस समाज के हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जिस आदमी को एक दफा आरक्षण मिलने के बाद आज वो सक्षम हो गया, आज वो आरक्षण की सबसे आगे लाइन में खड़ा है। आप 1000 साल तक आरक्षण देते रहिएगा, जब तक उस व्यक्ति को जिसको एक दफा आरक्षण मिल चुका उसको बाहर नहीं करेंगे। और आज वही लोग, मैं दिल्ली के, अभी आपने आरटीई की बात की, मैं आरटीई के माध्यम से बात करता हूं, सरकार आज भी इसमें आरक्षण ढूंढ रही है। आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं, मुझे एक्सेप्ट है, किसी भी जाति धर्म का हो, गरीब हो, उसको आरक्षण मिलना है, पर मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि सरकार वोट बैंक ढूंढी है। उसमें भी सरकार ने SC ST डिसएडवांटेज कैटेगरी के नाम पे SC ST OBC को डाल दिया है, और जनरल कैटेगरी के लिए 1 लाख रुपए एनुअल इनकम होनी चाहिए, और SC ST के लिए 1 करोड़ रुपए रोज भी कमाता है तो वो इस कैटेगरी में उसको वो एलिजिबल है आरक्षण लेने के लिए। मैं उसका विरोध करता हूं। दूसरी बात, नहीं चंद्रभान जी, पहले मुझे बोलने दीजिए, है नहीं, ये देश दुविधाओं का देश है। मेरे बहुत सारे OBC, मुस्लिम और अपर कास्ट को आरक्षण चाहिए, गरीब जो हैं उस समाज के लोग, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है और मेरी सहानुभूति भी है। मैं कहता हूं कि ठीक है, आपको आरक्षण मिल जाना चाहिए। क्या आपने अपने घर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई है जिन्होंने आरक्षण का सिद्धांत दिया? तो चुप। अरे आप आरक्षण में आना भी चाहते हो, आरक्षण का दार्शनिक को मानते नहीं हो, और जो आप साहब बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे कि मेरा सवाल ये है कि आप रोज महात्मा गांधी को पूछते हैं, सब आरक्षण अब मांग रहे हैं। संभव बनाया, पहले आरक्षण का सब विरोध कर रहे थे, ये मोटी बात अब समझ में आ रही है। नहीं, आरक्षण मांग रहे हैं और जाति में विश्वास भी कर रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर को नहीं मानेंगे, आरक्षण मांगेंगे। अरे ये क्या? नहीं, अब ठीक है, अंबेडकर के मसले को नहीं लाते हैं कि एक तरह से अगर वो आरक्षण मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रकारांतर से मान ही रहे हैं अंबेडकर के सिद्धांत को। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये, मैं ये समझना चाहता हूं कि इतने सारे आधार हो गए हैं आरक्षण के, या तो आरक्षण अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, सबको आप 100% आरक्षण तो कर नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन आप अलग अलग कैटेगरी से आप रिजर्वेशन करते चले जाएं तो फिर, और उसके इतने सारे आधार बना दे, तो क्या यही आधार एक सर्वमान्य होगा? जिस तरह से पहले 90 के पहले तक तो एक सहमति थी, एक व्यापक सहमति, राजनीतिक सहमति थी आरक्षण पे। 90 के बाद से ही उसके पैरेलल एक समानांतर, रवीश जी, आप एक राजनीति है, देखिए, और वो आलोचना ही है जो ये आलोचना कहती है कि अमीर लोगों को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो एक तरह से आरक्षण का जितना सपोर्ट नहीं, एक तरह से क्रिटिक है कि ठीक है, हम गाली देने वाले हैं तो हमें भी थोड़ी सी जगह दे। नहीं, देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। एक तो जो वर्ग को आरक्षण है, क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। OBC रिजर्वेशन जो है वो एक क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है। मगर देखिए, 90 से पहले की जो आपने बात कही, उसका विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो SC ST को रिजर्वेशन दिया जा रहा था। समाज में हकीकत को पहचाना था कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इन्हें मौके मिलने चाहिए। उसके बाद आरक्षण का राजनीतिकरण होना शुरू हुआ। ये कहा गया कि OBC का जो आरक्षण है, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है, उसको सिर्फ जाति के दायरे में बांध दीजिए। जो इस जाति का है उसे आप आरक्षण दे दीजिए, और उसमें जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया था सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का, वो लोग भूल गए। वहां पे समाज बंटना शुरू हुआ, मंडल के दंगे हुए कि ये गलत हो रहा है, ये समाज में अन्याय हो रहा है, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप समाज को बांट रहे हैं। उसके बाद दोबारा आरक्षण का विरोध हुआ, वो भी OBC रिजर्वेशन जब एजुकेशन में दिया गया, उसका विरोध हुआ। कम से कम आज एक अच्छी शुरुआत हो रही है। आरक्षण की असली विकास यात्रा अब शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आज आपने समाज की असली हकीकत को पहचाना है। आज के जमाने में सिर्फ 2 ही जात हैं, एक है अमीर और एक है गरीब। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, आज 2 ही जात हैं। आप किसी SC ST के साथ खाना खा लीजिए, मैं इनसे गले मिलूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है इनकी जात क्या है। मगर आपको ये कहा जाए आप शाम को रिक्शे वाले के साथ खाना खा लीजिए, आप हाथ खड़े कर देंगे कि ये तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। ये भी एक तरह की असमानता है ना, ये भी एक इनइक्वालिटी है सर। ये जो अब शुरुआत हुई है अमीर और गरीब की, तो उसमें ये कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे किसी भी फॉर्मूले में यकीन नहीं रखता जो असमानता को, सर, मैं आर्थिक असमानता को मिटा दे। पर मैं पर्सनली ये सोचता हूं, हमारे जिस हम पूंजीवाद उदारवाद में रहते हैं, उसकी बुनियादी शर्त है कि हमारे और आपके बीच में आर्थिक आधार पर फर्क हो। मैं मानता हूं सर, और यूथ फॉर इक्वालिटी यही बात कहती थी हमेशा कि जो वर्ग को आप जब आरक्षण देंगे तो आप ये कहेंगे इनको आरक्षण मिलेगा, इनके बच्चों को आरक्षण मिलेगा, और हमेशा मिलता रहेगा, और हजारों साल तक वो कभी खत्म नहीं होगा। अब आपने शुरुआत करी है एक इंडिविजुअल को रिजर्वेशन देने की। आप एक इंडिविजुअल से उसकी जाति नहीं पूछेंगे, बस आप ये पूछेंगे कि आपका सामाजिक रूपरेखा कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप गरीब हैं, आप आरक्षण ले लीजिए, जब आप अमीर हो जाए तो आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। पर ये नहीं तो दिलचस्प है तो चंद्रभान ने कहा कि अब कोई मेरिट की बात नहीं कर रहा है, अब रिजर्वेशन में मेरिट की कोई बात नहीं कर रहा, मेरिट के नाम पे विरोध नहीं कर रहा। परंतु ये सारी जो समस्या है, मेरे विचार में इसको सुलझाना कोई कठिन बात नहीं है। क्या इलाज इसका क्या है? जहां जहां आबादी जैसे हमारी है,
जो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जहां उनकी आबादी है, जहां उनके मोहल्ले हैं, जहां उनके गांव हैं, माइनॉरिटीज के, वहां पाठशाले स्कूल बनाइए। पैसे काफी है हमारे लिए। इसमें एक तो आपने ये शुरुआत के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आपने आरक्षण कर लिया, वो ठीक है, परंतु उससे ये हम नहीं सोचे कि हमने इनका आरक्षण कर लिया, अब काम खत्म हुआ। काम खत्म तब होगा जब उनको सुविधा होगी बच्चों को स्कूल भेजने की। अच्छा, कोई दूर दराज गांव है, वहां उनको वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, गांव को छोड़ के बच्चों को नहीं भेजना चाहते, वहां स्कूल बनाइए। सबका इलाज रिजर्वेशन है क्या? रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन इलाज नहीं है, वहां इलाज ये है कि वहां आप स्कूल स्थापित कीजिए। और अच्छे अच्छे लोग जो स्कूल बनाते हैं, जो अपने कायम कर रहे हैं, स्कूल स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको सब्सिडी दीजिए कि स्कूल वहां जाके लगाइए, ताकि ये जरूरी नहीं कि सरकार ही जाके वहां स्कूल लगाए। स्कैर्सिटी की पॉलिसी सरकार चला रही है अभाव पैदा करने की, क्योंकि देखिए मैं ये जानना चाहता हूं जी कि जब रिजर्वेशन जाति के आधार पर दिया जा रहा था तो उसका विरोध के लिए मेरिट को हथियार बनाया जा रहा है। नहीं सर, ये बहुत गलत ठीक है आर्गुमेंट है कि मेरिट वाले को मिलना चाहिए, मेरिट वालों को। मैं आता हूं, आप इस अपनी बात कीजिएगा, ठीक है। अब जब क्लास के आधार पर सबको मिल रहा है तो वो मेरिट का मसला कहां चला गया? देखिए, मैं नहीं मानती हूं कि 92% वाला 91% से बहुत ज्यादा मेरिटोरियट। मार्क्स, मेरिट और कॉम्पिटेंस का कोई सीधा रिश्ता है नहीं। ठीक है। और जिस तरह से घोट के हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, मैं तो उस मार्क्स को एक आधार मानती ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा, अगर एक वीवर का बच्चा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता, कौन उसके मेरिट को चैलेंज कर सकता था? ये सिर्फ तभी है कि अंग्रेजी में उसका जो ज्ञान, एक ट्रेडिशनल वीवर का ज्ञान अंग्रेजी भाषा में नहीं है, नहीं तो वो टेक्सटाइल डिजाइनर, टेक्सटाइल इंजीनियर कहलाता। पर अंग्रेजी में ज्ञान का ठप्पा आ गया। तो ये मैं कह रही हूं, मेरिट की परिभाषा इतनी गलत है कि केवल मार्क्स पे, और वो भी नालायक से इम्तिहान के जरिए। लेकिन हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना, इसको स्कैर्सिटी ना हो, स्कैर्सिटी ना हो। रवीश, लास्ट सेंटेंस मैं पूछना चाहता हूं कि मेरिट को जो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। सही करके पेश करो। मैं सही बताता हूं, मेरिट का मुद्दा बना कहां से? 2006 में जब हम हड़ताल कर रहे थे, आरक्षण का विरोध कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जब उससे पहले भी मेरिट की दलीलें मैं सुनता आया हूं तो अपने बाल्यकाल से। उस संदर्भ सुनिए, उसमें यह कहा गया कि एक जनरल कास्ट का लड़का आता है, वो बहुत गरीब है, वो पिछड़ के आया है, वो भी बिना किसी संसाधन के आया है, उसके 95% नंबर है। एक अमीर नेता का लड़का है, जैसे लालू यादव जी का एग्जांपल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं पर माफ कीजिएगा, उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, मिलता है। अगर वो 50% नंबर पर आरक्षण ले चलते हैं तो 95% वाले की मेरिट का धूल चाटने जाएगी। इस बात को लेकर मेरिट का मुद्दा बनाया गया था। मेरिट का मुद्दा किसी भी SC/ST के लिए नहीं बनाया गया था कि जिसके पास जाति नहीं है उसके पास मेरिट नहीं है। मेरिट का मुद्दा यह था जो अनडिजर्विंग है वो रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे थे, नेताओं के बच्चों का लाभ उठा रहे थे। मेरिट पता कैसे आया था? मद्रास यूनिवर्सिटी में, कि जब लोग पास नहीं कर पा रहे थे, अपर कास्ट के विद्यार्थी लोग, तो उसके लिए थर्ड डिवीजन इंट्रोड्यूस किया गया था कि ताकि वो आ जाए। ये वही बात है जब PD रायनाकरण साहब को करप्शन के चार्ज में हटाया गया, तो आप रिजर्वेशन को तब एक्सेप्ट करेंगे, उसे सर्वमान्य मानेंगे जब वो वर्ग के आधार पर हो। ये आप कह रहे हैं आर्थिक वर्ग के आधार पर नहीं, एक इंडिविजुअल के आधार पर होना चाहिए। अगर आप वर्ग के आधार पर आरक्षण देंगे, के खिलाफ हैं या समर्थक हैं? मैं अब जो रिजर्वेशन आ रहा है, जो सच्चाई को पहचान रहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं, और जो जात पात पर आधारित आरक्षण है मैं उसका विरोध करता हूं। उसका विरोध, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है। आरक्षण की जरूरत क्यों पड़े? अगर यूनिवर्सल एजुकेशन आप मानते हैं तो सारे स्कूल एक कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड के हो, अगर सरकारी स्कूल भी, तो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़े? एक समय था, जरूरी था, अब वो समय बदला है। और हम कह रहे हैं, ये जो बात हो रही है ना, इसको राइट पर्सपेक्टिव में नहीं पेश किया जा रहा। यहाँ पे इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हमारे सरकारी स्कूलों को अच्छा होना चाहिए, सारे बच्चों को वहां जाना चाहिए, हर एक स्कूल देश का केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जिनको बहुत सारे स्कूलों को गवर्नमेंट लैंड भी मिली हुई है, क्या उनका क्या रोल है? उसके अंदर जो हमारे बच्चों को लाया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो बहुत जस्टिफाइड है। उसमें क्या विरोध करने की बात है? अब सरकारी सर मैं देता हूं इसमें, जैसे मैंने अर्ज किया था कि अगर दूर दराज इलाके में आप निजी स्कूलों को कहें, उनकी हौसला अफजाई करें कि वहां जाके स्कूल बनाइए, हो सकता है कि वो बोर्डिंग स्कूल बनाए, पैसे चार्ज करें ज्यादा, किंतु फिर आप उनके ऊपर कर्तव्य ये दीजिए कि गांव में जितने भी गांव के स्कूल हैं इर्द गिर्द, उनकी सहायता आप कीजिए, अपने टीचरों को वहां भेजिए पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को वहां भेजिए पढ़ाने के लिए। और ऐसा कुछ लोग कर भी रहे हैं। राजनीति जब तक चलाएंगे तब तक आरक्षण जरूरी होगा।
अगर स्केर्सिटी की राजनीति नहीं चलेगी और आम स्कूल तो राजनीति तो सामाजिक हालात से ही पैदा होती हम कह रहे हैं स्केर्सिटी पैदा होती है राजनीति। स्केर्सिटी की राजनीति की बात कर रही हूँ, एक सेकंड, क्यों नहीं हाँ। कर रहे? इसको मैं लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूं कि जो लोग अब तक मेरिट की बात कर रहे थे अब मेरिट पर मौन होने के लिए तैयार हो गए। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। बचपन से मैं मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है बोले, नहीं हमने कहा नहीं ऐसा, हमने तो इसका मतलब ये नहीं लगाया साहब। तो मेरिट का मामला अब हल हो गया। क्योंकि यह एक अचीवमेंट है। लेकिन हम छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि क्या आरक्षण से वाकई और अब तक या जब तक सामाजिक असमानता समाप्त हुई है, जातिगत जो असमानताएं थी वो कम हुई हैं, और ये रिजर्वेशन जो है एक जाति के लोगों को एक वर्ग में बदलने के अलावा क्या जाति की दीवारों को तोड़ पाया है? इन सब बिंदुओं पर आप लोगों की राय लेना चाहेंगे छोटे से एक ब्रेक के बाद। हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद। चंद्रभान, हमसे ये इस सेगमेंट में हम यही सवाल जानना चाहते हैं कि क्या आरक्षण से असमानता मिट गई, जातियां टूट गई? देखिए, आरक्षण की वजह से मैं आज यहां बैठा हूं, पर अगर मेरे बच्चों को भी आरक्षण चाहिए तो इसका मतलब आरक्षण फेल हो गया। क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य ही है कि आरक्षण की जरूरत उस समाज में समाप्त हो जाए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही जनरेशन रहे, उसको हमें उस जनरेशन तक ले जाना है जहां रियली एक चेंज होता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब समाज में बदलाव आता है ना, किसी भी तरीके से कोई बदलाव की बात आती है तो बहुत सारा जो फोर्सेज है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो उसका अपोजिशन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दूसरा, जहां तक आरक्षण ने जाति व्यवस्था को कमजोर किया, समानता लाया है, जो मैं जानता हूं, जितने दलितों की शादियां गैर दलित परिवारों में हुई हैं, वो मैक्सिमम आरक्षण के प्रोडक्ट थे। जो आरक्षण से दलित अफसर बने, उनकी शादियां गैर दलित परिवारों में हो पाई, तो आरक्षण ने जाति व्यवस्था को भी कमजोर किया है कि दलितों में एक एलीट वर्ग पैदा हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एलीट, ये बहुत जरूरी था। देखिए, किसी भी समाज के लिए नहीं, फिर भी है, क्योंकि वहाँ मिशनरी स्कूल्स ने भी शिक्षा दी। तो किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए या दलित वर्ग के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक एजुकेटेड एलीट उसको लीडरशिप देने के लिए हो, बहुत जरूरी था, और ये मैं इसलिए सहमत हूं। परंतु वो एलीट अगर बाकियों के सर पे सवार हो जाए और आरक्षण एक कैरेट के रूप में डैंगल करके एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेले, और बाकी जो कारण है बैकवर्डनेस के, जो रोजगार छिन रहे हैं, जो किसान आज बदहाल है कृषि नीतियों की वजह से, कृषि नीति को आप सुधारेंगे नहीं तो सारा किसान वर्ग पर जो चंद्रभान कह रहे हैं कि आरक्षण की कामयाबी इसी में है कि उसकी जरूरत उस समाज में समाप्त हो जाए। अवश्य, ठीक है ना। हम इस जवाब के कॉन्टेक्स्ट में जो मुसलमानों के आरक्षण के लिए बात हो रही है, उसकी जरूरत को समझना चाहते हैं। अच्छा, जहां तक कि मुसलमान के आरक्षण की बात हो रही है, मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूं, आरक्षण करना या ना करना वो तो और बात है, किंतु जब उसी वर्ग के और लोगों को आरक्षण मिल रहा है तो क्योंकि वो मुसलमान केवल हैं, उनको आरक्षण न देना, ये मेरे ख्याल में उनके साथ अन्याय है। यही वो बात है, शेड्यूल्ड कास्ट, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की जो बात चल रही है, यही एक आपसे बात पूछना चाहूंगी। मैं सहमत हूँ इस बात से कि अगर वीवर मुसलमान है या हिंदू है, वीवर है इसलिए गरीब है, पर वो वीवर क्यों गरीब है, हालांकि अजूबे बना रहा है पर कहला रहा है पिछड़ा, क्यों? आई एम सेइंग उसको क्यों नहीं कोई भी अटैक कर रहा? तो अलग से वो जीविका का आधार छीन के उनको पिछड़ा कर रहे हैं। हम सबसे पहले इस बात पे बात करें कि जो परिवार आरक्षण लेने के बाद आज साधन संपन्न हो गया है, एक व्यक्ति, मेरा बेटा इंजीनियर है, उसको एमबीए के लिए एमबीए का फॉर्म भरना था, एमबीए का फॉर्म भरना था, वो 1600 रुपए का फॉर्म भरता है, वो 500 रुपए का फॉर्म भरता है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो सक्षम हो गया है। और जब तक वो सक्षम व्यक्ति खुद अपने आप बाहर नहीं निकलेगा, तब तक 1000 साल तक आप किसी भी रूप में आरक्षण शुरुआत तो हो रही है ना। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नौकरियों में प्रमोशन को खत्म कर दिया। कोई एक ऐसा राजनीतिक हालात बना होगा तभी तो इस तरह के फैसले अब लिए जा रहे हैं जो पहले नहीं लिए जा सकते थे। देखिए, अखिलेश यादव का तो फैसला एक उसका अलग अपनी ही राजनीति है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे सवर्ण समाज के लोगों की भी शिकायतें हैं कि दलितों में आरक्षण परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यह
यह पूरी तरह सही नहीं है। आपको हजारों दलित परिवार दिल्ली में मिलेंगे जो अपने बच्चों को ओपन कंपटीशन में नौकरी दिलवा रहे हैं, और हमारे परिवार में तो एक लड़की ने कहा कि मैं वहां शादी नहीं करूंगी, क्यों? वो सरकारी नौकरी में है। इस सच्चाई को भी आप लोग जरा मानिए। मोहताजी खत्म हो तो गई, ये जो बदलाव आ रहा है आरक्षण की जरूरत को खत्म कर रहा है ना, कमजोर कर रहा है। देखिए, आरक्षण जो पूर्ण रूप से लागू हुआ 1950 में, हाँ। हम लोग दलितों को कह रहे हैं हाँ। कि 38 साल बचा है आपके लिए यह सिद्ध करने के लिए कि बाबा साहब सही थे, संविधान सही था, आरक्षण की व्यवस्था सही थी। 38 साल 2050 तक आप बोलो थैंक यू आरक्षण। 10 का बोलो थैंक यू। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। 10 का 100 साल तो आपने यही बना दिया। एक बात बताइए, ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया है ना। हाँ, कहाँ किया? इवन ये जो राइट टू एजुकेशन में भी जो ओबीसीज है उसके अंदर वो क्रीमी लेयर नहीं इंक्लूड होता। तो एक तरीके से एक इसको वाइडर तो कर रहे हैं कि उन लोगों को। लेकिन आप इस आवाज को टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ऐसे क्यों नहीं समझते? चंद्रभान काफी सक्रिय दलित चिंतक है, कोई दे मतलब एक बात कह तो रहे हैं आज के समय में कि आप 10 साल नहीं, आप 15 साल बाद कहो रिजर्वेशन थैंक यू। बाबा साहब ने कहा था कि जो एक सेकंड, बाबा साहब ने कहा था कि समाज के इस वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, आप इन्हें 10 साल तक बराबर मौके दीजिए, कुछ एडिशनल मौके दीजिए ताकि समाज के बराबर आ गए। 10 साल के आज 60 साल हो गए, मुझे एक जाति बताइए जो आप फॉरवर्ड बना पाए। संसद और विधानसभा के लिए था, नौकरी के लिए नहीं। अपने ज्ञान को दुरुस्त करिए आप दोनों लोग। आप 1700 जातियां हैं, मुझे एक जाति बनाइए जो आप पिछले 60 साल में फॉरवर्ड बना पाए। एक इंसान को आप बताइए जिसको आपने फॉरवर्ड डिक्लेयर कर दिया। भाषण नहीं। हाँ, पूछना चाहता हूं आप सबसे कि जो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं हम सरकार से शिक्षा फ्री के लिए क्यों नहीं लड़ रहे कि A to Z शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए? जो फूले ने कभी कहा स्कूलों में स्कूल काम करेंगे तो फ्री शिक्षा का कोई मूल्य होगा। सरकारी स्कूल में फ्री है पर कोई शिक्षा नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें हम लोग, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 25% जो हर प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं हर इकोनॉमिक बैकवर्ड बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो प्राइवेट स्कूल में एसी लगे हुए, हर चीज लगा हुआ है, वो बच्चा कैसे जाके वहाँ पे सब वो कैलकुलेट कर पाएगा बच्चों से? ये एक अलग मसला है, इसको छोड़ देते हैं अभी, इसको छोड़ देते हैं, ये लंबा मसला है रिजर्वेशन से। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि आरक्षण हो आरक्षण ना हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरकार आरक्षण का जन्म क्यों हुआ? कोई मुझे ये बताएगा आरक्षण का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि उसकी डिमांड है। जो बच्चा काबिल है, पढ़ने में सक्षम है और पैसे से नहीं है सक्षम, उसको आखिर दाखिला नहीं मिलता अच्छे स्कूलों में। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। काबिलियत तो है, उस पे काबिलियत है, सब माइंड स्किल है, लेकिन आरक्षण उसको मतलब आरक्षण के कारण उसको वो नहीं मिल रहा। ये बात तो आरक्षण जरूरी है, मेरे ख्याल से जरूरी है। हाँ। सर, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हम आरक्षण की बात क्यों करते हैं? हम बच्चे को ये शिक्षा क्यों नहीं देते हैं कि उसके अंदर इतनी टैलेंट हो, इतनी क्वालिटी हो कि आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े? ठीक, बिल्कुल। चंद्रभान, आप जवाब दे दीजिए। आरक्षण जहां तक है, आरक्षण तो सही है, सब आरक्षण की बात करते हैं, अवेयरनेस कहाँ है? आप आरक्षण तो देते हो पर उसको प्रमोट नहीं करते। आज भी जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको पता ही नहीं उनके पास आरक्षण है क्या। ये वैलिड पॉइंट है चंद्रभान। हाँ, आप जवाब दे दीजिए इनके जवाब। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस पर इंक्लूसिव एजुकेशन का पॉइंट है। अभी हमारे यहाँ क्या सारा एजुकेशन सिस्टम ना एक्सक्लूसिव है। डोमिनेशन इंक्लूसिव एजुकेशन हो नहीं, कोई मतलब नहीं। अंग्रेजी बोल रही है, मैं हिंदी बोल रही हूँ। आप जवाब दे दीजिए चंद्रभान। ये मैं कह रही हूँ। देखिए, जो मुझे कोई एक सेकंड, जैसा कि आप बहस कर रहे थे, दलितों में भी क्लास फॉर्मेशन हो रहा है, और जो दलित इलीट और दलित मिडिल क्लास है वह वजीफे और सरकारी नौकरियों को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि आपकी काबिलियत के बावजूद भी अगर आरक्षण का 1% नंबर कम था और नौकरी मिल गई तो आजीवन आपको लोग कोटा वाला बोलते रहते हैं। इसलिए दलितों में एक नई पहल हो रही है, उस पहल पर ज्यादा बहस गैर दलित समाज में नहीं है, यह अलग बात है, पर यह प्रोसेस शुरू हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर 100 साल बाद भी दलित आरक्षण में बना रहेगा तो लोग कहना शुरू करेंगे कि आप 1000 साल की समस्या, सहमति खत्म हो जाएगी, और सहानुभूति खत्म हो जाएगी। क्योंकि लोग ये नहीं कहेंगे कि समस्या 1000 साल की है, लोग बोलेंगे 100 साल हो गया, आप अभी भी आरक्षण चाहिए आपको। इसके पहले लोग कहें ऐसा। हम चाहते हैं दलित समाज खुद इतना बलवान हो जाए कि थैंक यू बोल के बोले आपकी राजनीति ही समाप्त हो जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है, वो ये कि अभी जो रिजर्वेशन हो रहा है ना 25% वाला, ये भी खुद में एक क्लास बन रही है। हाँ, ये भी एक क्लास बन रही है, डिफरेंट देन ये पॉलिटिशियन इसको खत्म नहीं होने जी, आप सवाल पूछ लीजिएगा। मेरा नाम संजय प्रसाद है। मैं चंद्रभान जी से पूछना चाहता हूं कि जो आरक्षण का जो डेफिनेशन है
क्या आप इससे सहमत नहीं है कि जो सुपर 30 पटना में चल रहा है और जो आनंद जी ने वहां पर बिना जात पात के ओनली इकोनॉमिक बैकवर्ड जो बच्चे हैं जो आईआईटीज में अदरवाइज नहीं जा पाते, उनको सामने ला करके वो उनको हेल्प कर रहे हैं कम्पीट करने में, आरक्षण का डेफिनेशन वहां से हमें नहीं सीखना चाहिए? देखिए 1 अरब लोगों का देश है, 1 अरब में 30 बच्चों को ट्रेन करना वो अलग बात है। नहीं बोलना दूंगा, आप एक सवाल में कर लें, इससे समय चला जाता है। हाँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आरक्षण का नाजायज फायदा उठा के क्यों उनके दलित लीडर इतने सारे हाथी बना के रखे हैं, वो किस काम की है? ये एक अलग मसला है जो उनका जवाब इस स्थिति में ही है। सही बात है, आप दलितों से ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन हर राजनीति ने अपने राजनीतिक जनादेश का ऐसा ही गलत इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन ये सवाल आपका वाजिब है और इनका हंसी में जो जवाब था। आप सवाल पूछिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले जब आरक्षण हुआ था वो कास्ट को लेके हुआ, फिर सेक्स को लेके हुआ और अब स्टेटस को लेके हो रहे हैं, तो ऐसे ही आरक्षण के हम मायने बदलते जाएंगे या कभी खत्म भी होगा? देखिए अभी तो आरक्षण को का मायने ही बदला जा रहा है। इसके पहले कि आरक्षण अपनी मंजिल पूरी कर ले और अपना उद्देश्य पूरा कर ले, उसके पहले ही इसको तोड़ मरोड़ करके लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस मकसद छूट गया पीछे। एक आखिरी सवाल, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछ लीजिए। और मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा और मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। नहीं, आप सवाल कर लीजिए, मुझे कंक्लूड करना। क्योंकि ये देखिए पिछले 60 साल में आज देश जब निर्णायक दौर पर खड़ा है, तो इस पिछले 1 साल के हमारे हालात देखिए। यहाँ पे राजा और कनिमोजी को जेल डाला जाता है तो बोलते हैं ये दौर नहीं है जब देश निर्णायक दौर पे नहीं। उसके बाद दूसरी बात, मीणा और गुजर के वहां पे लड़ाइयां चल रही कि हमें पिछड़ा बनना है, और ये मतलब लोगों में पिछड़ा बनने की होड़ बनी हुई है। तो आपको लगता है कि ये सामाजिक जो विषमताएं खत्म हो रही है जातिगत आरक्षण से? क्या जातिगत आरक्षण खत्म नहीं कर रही? इट हैज फेल्ड। रवीश, अगर आप नौकरी के लिए जाएं, आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, चाहे आप ब्राह्मण हो या कितनी भी अच्छी कास्ट के हो, आप नखिद माने जाओगे। अंग्रेजी में गिटर पिटर करना ही फॉरवर्डनेस की पहचान हो गई है। कोई आपकी कास्ट नहीं पूछता। सबको अंग्रेजी में रिजर्वेशन दे दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, नहीं, सबको अंग्रेजी में, ये बात से इस बहस में देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि भारत में एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक बड़ा कारण है कि किसी और मुल्क ने इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन नहीं बनाया। उस चाइना देखिए, थाईलैंड देखिए, कोई भी एशियाई मुल्क देखिए जिन्होंने दूसरी धारा का अच्छी तालीम अपनी मातृभाषा में होती है। आप सवाल करिए, जल्दी से पूछिए, जल्दी से। लास्ट सवाल मधु जी से सवाल है कि जो रिजर्वेशन है, मान लीजिए, अब क्या हम ये नहीं चाहते हैं कि हम सारे चाहे ऊंचे वर्ग हो नीचे वर्ग हो उनको एक एक्सपोजर दें? आखिरी बात कह लीजिए, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। शिक्षा के मामले में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे सब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। उस प्रोसेस में कहीं कहीं ऐसा लगता जरूरत पड़ती है कि थोड़ा सा किसी को पुश करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनजस्टिफाइड एक्ट है। थोड़ा ही सा पुश करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, मैं जैन हूँ, मैं अंग्रेजी भी बोलता हूँ, पर मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, मैं माइनॉरिटी में। तो आप जिसको नहीं चाहिए आप उसको आरक्षण दे कर रहे होंगे, वो तो मैं कह रही हूँ, अगर आप वाकई ही आरक्षण की राजनीति खत्म करना चाहते हैं तो स्कैर्सिटी की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। सरकारी स्कूल और कॉलेजेस जब तक बेहतरीन शिक्षा नहीं देंगे, आप यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। मैं नकारात्मक सोच वाला आदमी नहीं हूँ। एक सूचना, भारत में से अमेरिका गए हुए संभ्रांत परिवार के बच्चों को ब्लैक के साथ आरक्षण यानी अफर्मेटिव एक्शन मिला हुआ है। नहीं, अच्छा, हाँ, वो जो एनआरआई जाता है, वो भी एक सवाल है। जो एनआरआई बन के जाता है उन देशों में, वो अपने बच्चों के लिए यहाँ कोटा खोजता है, यहाँ कोटा भी और वहाँ भी। इसका मतलब यह है कि आरक्षण के स्वरूप में, अवधारणा में, चाहे वो जैसी रही हो, उसके इस्तेमाल में, उसको खसोटने में कई तरह के घालमेल हैं। और अभाव की राजनीति हो चाहे जो भी हो, सिस्टम कभी भी समान अवसर के हालात को पैदा नहीं कर पाएगा जब तक हम इन आर्थिक नीतियों पर चलेंगे जिसकी बुनियाद में असमानता है। इसे दूर करने के लिए आप किसी झांसे में न रहें कि ये किसी स्कूल में बच्चों को भेज देने से दूर हो जाएगा। कुछ प्रतिशत में ये जरूर दूर हो सकता है, लेकिन ये जो शुरुआत हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्कूलों में,
देखेंगे कि वो आगे ले जाकर राजनीति में आरक्षण की अवधारणा को कैसे स्थापित करती है। चंद्रभान कहते हैं दलितों को अपनी तरफ से आरक्षण को एक निश्चित समय के पास थैंक यू कर देना चाहिए, मगर अब लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि आरक्षण अब जाति के दायरे से निकलकर कई तरह की दुकानों में बैठ गया है, जहां से वोट मिलते हैं, वोट एक्सचेंज होता है। और इसीलिए ये मुश्किल है एक निष्कर्ष पे पहुंच पाना कि इस फैसले से आरक्षण अपनी अवधारणा के स्तर पर किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार।